States of matter are three as far as the theory of this chapter is concerned, even though there is a fourth state also which is called plasma, and जो कि एनसीईआरटी में ही आने वाला है इन न्यूक्लियाई चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। तो जब वहां पे इसकी डिटेल्स आएंगे तो उसको देख लेंगे। इस चैप्टर के लिए आपको सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस, सिर्फ तीन ही स्टेट्स ऑफ मैटर देखने हैं। लिक्विड और गैसेस के बारे में यहाँ पे डिटेल में आएगा, इवन दो गैसेस पे ज्यादा फोकस, इसमें आइडियल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे एंड लिक्विड्स के साथ कैसे एसोसिएटेड और रिलेटेड होती हैं गैसेस, ये भी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर दिया गया है विद सम एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। एंड सॉलिड्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया इस चैप्टर में, उसके लिए डेडिकेट किया गया एक सेपरेट चैप्टर इन द क्लास 12 केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। तो विद दिस लिमिटेड इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट्स थ्योरी। Most of the observable characteristics of chemical systems represent the bulk properties of the matter, that is the property associated with the collection of large number of atoms, ions or molecules। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी भी केमिकल सिस्टम को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है वाटर का, तो हम सिर्फ उसके बल्क को ही देख सकते हैं। इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम ऑब्जर्व नहीं करते। अब आप पूछ सकते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी तो ऑब्जर्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जी हाँ, ऑब्जर्व जरूर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है उनको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे कि बॉइलिंग और वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यहाँ पे बात हो रही है, उनको तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखते ना हम। तो यहाँ पे सिंपली जो देखते हैं प्रॉपर्टी हम, उनकी बात हो रही है। एंड बिकॉज हम सिर्फ बल्क देखते हैं, नॉट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को बल्क प्रॉपर्टीज कहा जाता है एंड इन्हीं को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट था। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड डज नॉट बॉइल बट द बल्क बॉइल्स, and collection of water molecules have the wetting properties, not the individual molecules। तो ये बॉइलिंग और वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल डेफिनेशन भी इस चैप्टर में आने वाली हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जर्वेशन से अभी तक इतना तो आप जानते ही होंगे कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये बल्क की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड यही हम ऑब्जर्व करते हैं कॉमनली। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट। ऑफ कोर्स फिजिकली दिखते ही डिफरेंट है, ये आइस सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड और स्टीम गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी ही। इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम, दैट इज H2O। अब इस लाइन से उस पिछली लाइन को रिलेट कर पा रहे होंगे आप। अगर ये बल्क प्रॉपर्टीज नहीं होती, सिर्फ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होती, तो सेम होनी चाहिए थी तीनों स्टेट में, क्योंकि तीनों स्टेट में केमिकल कंपोजिशन सेम है, H2O ही है। लेकिन क्योंकि ये बल्क से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज एंड बल्क अरेंज करता है डिफरेंट वेज में इन ऑल द थ्री स्टेट्स, इसलिए इन तीनों स्टेट्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। The characteristics of the three states of water depends on energy of molecules and on the manner in which molecules aggregate। पहली चीज, इसको थर्मल एनर्जी बोला जाता है एंड द मैनर इन विच मोलिक्यूल एग्रीगेट, ये डिपेंड करता है द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू मोलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर। So not only water, in general for any substance, the characteristics of a particular state depend on these two things: thermal energy of molecules and intermolecular forces। These two things together determine the characteristic of a particular state and how they affect the state, that we are going to find out in this chapter very soon। Chemical properties of a substance do not change with the change of its physical state, and ये हमने वाटर के एग्जांपल से देख ही लिया। केमिकल कंपोजिशन क्योंकि तीनों स्टेट्स में सेम रह रही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होंगी, बट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट। एंड ये भी आपको
समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आइस के अंदर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, तो रिएक्टिविटी जो रेट होता है वो कम होगा। एंड गैसेस में क्योंकि फ्रीली मोबाइल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स स्टीम फॉर्म में, तो रिएक्टिविटी वहां पे उसका रेट ज्यादा होगा। तो ये बहुत समझ में आने वाली बात है कि रेट जरूर डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे। एंड यही बात यहाँ पे रिपीट कर दी गई जो मैं आपको पीछे बता रहा था। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, अ बैलेंस बिटवीन दीज डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि इंट्रोडक्शन में बताया गया था। ये मैं आपको बता दूं पहले, और देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा। थर्मल एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही होगी गैसीय स्टेट में, मोलिक्यूल्स के अंदर फ्रीडम की एबिलिटी ज्यादा होगी अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है उस स्टेट ऑफ मैटर के पास, तो गैसीय स्टेट में रिजल्ट कर रही होगी। एंड दूसरा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिस स्टेट में ज्यादा होंगी वो सॉलिड्स की तरफ आने की कोशिश करेगा, बनना चाहेगा सॉलिड्स, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शंस ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे के पास होंगे, मूवमेंट रिलेटिवली कम होगी। तो that's how these two things define the state of a matter, and a balance between these two determine the state, and details of this will be discussed in this chapter only. Intermolecular forces are the forces of attraction and repulsion between interacting particles, atoms and molecules। तो दोनों टाइप की हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, एंड टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होंगे वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। The more important thing here is that these does not include electrostatic forces, that is ionic bond, and also don't include covalent bonds, क्योंकि इलेक्ट्रो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स इन दोनों में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है, और एग्जैक्ट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन आयनिक बॉन्ड, यानी पूरे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इन्वॉल्वमेंट होती है इन दोनों में, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में। यहाँ सिर्फ पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए दीज आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, और जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं उन केसेस में। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज वंडर वाल्स फोर्सेस। ऑफ कोर्स टू ऑनर दिस साइंटिस्ट वंडर वाल्स, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, who explained the deviation of real gases from the ideal behavior through these forces। अब आइडियल गैस के बारे में इसके लिए आपको पता होना चाहिए, और रियल गैसेस के बारे में अगर आप पहले से जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। आइडियल गैसेस में हम अज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता। रियल गैसेस में होना पड़ता है, ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक रियल गैस को रियल बोल पाए, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन होना चाहिए। वही अट्रैक्शन को डिस्कवर किया था वंडर वाल्स ने, एंड इन्होंने एक इक्वेशंस भी दी थी, जो करेक्शन है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। इसलिए इनको ऑनर देने के लिए ये फोर्सेस को, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वंडर वाल फोर्सेस बोला जाता है। रिपल्सिव भी होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन इस चैप्टर में उसकी डिटेल्स नहीं आएंगी, सिर्फ थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया गया है। वंडर वाल्स फोर्सेस इंक्लूड डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। A particularly strong type of dipole-dipole interaction is hydrogen bonding। इन फोर्सेस को क्योंकि डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इसी पेज पे और नेक्स्ट पेज पे, इसलिए मैंने इनको इलेबोरेट नहीं किया है यहाँ पे। ओनली फ्यू एलिमेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए इसकी एक सेपरेट कैटेगरी बना दी गई है, लेकिन होता ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही है। एंड ये आप जानते भी हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ आए हैं इसे, कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये फ्यू एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। attractive forces between an ion and a dipole are known as ion dipole forces, and these are not included under van der Waals forces। तो आयन की क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गई है, हमने देखा था आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं, वंडर वाल फोर्सेस यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से अलग होती हैं ये।
तो क्योंकि आयंस ही इन्वॉल्व नहीं होते वंडरवाल फोर्सेस में, एंड यहाँ आयन डाइपोल में आयन आ रहा है, तो दिस मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। एंड आयन डाइपोल फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको पता है डाइपोल क्या होता है। इसमें पार्शियल चार्जेस होते हैं, तो आयन में कंप्लीट चार्जेस होते हैं। आयन के पॉजिटिव चार्ज से डाइपोल का नेगेटिव चार्ज पार्शियली, जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहा होगा, और पॉजिटिव वाले से पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसलिए दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंड ये देख के भी समझ में आने वाली चीज है, अगर दो चीजें एक साथ इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स आयंस और डाइपोल्स अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की ही वजह से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से तो दूर जाते हैं वो। सो आयन डाइपोल्स आर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड दीज आर नॉट पार्ट ऑफ van der Waal forces that we have seen here. Now the first type of van der Waal forces is dispersion forces or London forces. एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर यानी होमोन्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, सेम ही एटम्स होते हैं दो, वो मॉलिक्यूल्स are electrically symmetrical and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed. तो एटम्स में तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी किसी एक साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फिर किसी दूसरी साइड कम नहीं होते, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इंडिविजुअल एटम्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा होता है क्योंकि दोनों इसमें इन्वॉल्व जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनमें भी होता है। बेसिकली जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो उसी को पॉजिटिव रीजन बोल दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला। इन रियलिटी पॉजिटिव चार्ज की कोई एक्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि किसी एल्यूमिनियम एटम से मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो Al3+ उस पर चार्ज आ जाएगा। अब वो 3+ चार्ज रियली थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स उससे निकाले हैं, ये इंडिकेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज उसको दिया है। तो क्योंकि एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल वे में अरेंज होते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड की डेंसिटी सेम होती है, तो कहीं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होती, हर जगह नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन a dipole may develop momentarily even in such atoms and molecules। तो एटम्स के अराउंड हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, एंड मोमेंटरली कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाए और दूसरी साइड कम रह जाए, तो वहां पे मोमेंटरली डाइपोल क्रिएट हो सकती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोमेंटरली आ सकता है, एंड इन दैट केसेस इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैपेंस दैट विल बी ड्यू टू डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस इनको बोला ही इसलिए ज्यादा क्योंकि ये मोमेंटरली होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, परमानेंट नहीं होती है, डिस्पर्स्ड वे में एग्जिस्ट करती हैं फोर्सेस कभी कभी ही, इसलिए डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं इनको। एंड लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं टू ऑनर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एग्जैक्टली कैसे डेवलप करती हैं ये डाइपोल, ये आगे बताया गया है आपको। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 2 एटम्स A and B which are in close vicinity. It may so happen that momentarily electronic charge distribution in one of the atoms, say A, becomes unsymmetrical, that is the charge cloud is more on the one side than on the other side, and this results in the development of a momentarily or instantaneous dipole on the atom A, which distorts the electron density of the other atom V. As a consequence, a dipole is induced in the atom B. सो इंड्यूस्ड डाइपोल यहाँ पे भी डेवलप कर रही है लंदन फोर्सेस के अंदर भी, जैसा कि आगे होने वाला है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाले में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर डाइपोल नहीं इंड्यूस कर रही है दूसरी डाइपोल को, एक इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एटम या मॉलिक्यूल इसमें इंड्यूस करा डाइपोल को, इसलिए डिफरेंट है और डिस्पर्सन फोर्सेस इसको नाम दिया गया। लेकिन डाइपोल यहाँ पे भी इंड्यूस होती है, वरना डाइपोल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना,
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस नहीं होता, यानी डायपोल बनती नहीं, इंड्यूस नहीं होती, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ से आती? इंड्यूस होना इसमें इसमें भी जरूरी होता है, लेकिन क्या इंड्यूस करता है इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है इनको डिफरेंट क्लासेस में। पहला लंडन फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। द टेम्पररी डाइपोल्स ऑफ द एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली टेम्पररी डाइपोल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स आल्सो। तो हमने देखा एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। दीज वर फर्स्ट प्रपोज बाय फ्रिट्ज लंडन एंड फॉर दिस रीजन दीज आर कॉल्ड लंडन फोर्सेज। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट की गई है ये प्रोसेस। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड का एटम ए और बी में। मोमेंटरली ऐसा हुआ दैट एटम ए में इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप कर गई, तो देयर वुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे राइट हैंड साइड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द लिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे बची है उस रीजन को पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, क्योंकि कमी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो ये डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। एंड राइट हैंड साइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे अधिकता है, मेजोरिटी है, तो इस एटम बी के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज एंड दैट्स हाउ डाइपोल विल बी, instantaneous dipole will be induced in the atom B also. And after this process both of these molecules will look like this atoms. एक्चुअली यहाँ पे डायपोल डेवलप हुए हैं इन द अपोजिट साइड। एटम ए में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसी से दूसरे एटम बी में इंड्यूस डायपोल बन गई है एंड बनती उसी तरह जिसे जिसे हमने पहले तरह से डिस्कस किया है। तो फॉर दिस रीजन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड लंडन फोर्सेज। अनदर नेम इज डिस्पर्सन फोर्सेज। ये हमने कंसेप्चुअली देखा कि डिस्पर्सिव फोर्सेज क्यों बोला जाता है इनको। लंडन फोर्सेज के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सीधा साइंटिस्ट का नाम है ये। एंड इन दोनों नेम्स के पीछे ON आता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि डिस्पर्सन फोर्सेज को ही लंडन फोर्सेज बोलते हैं। दीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये आपको क्लियर हो रहा है होगा, क्योंकि ये जो तीनों ही फोर्सेज होते हैं, लंडन, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये तीनों वंडर वाल फोर्सेज का पार्ट हैं जो कि इटसेल्फ अट्रैक्टिव होती हैं। तो दीज मस्ट बी ऑलवेज अट्रैक्टिव and the interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between the interacting particles, that is 1 by r to the power 6। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरेक्शन एनर्जी इनकी जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी, जितने पास होंगे उतनी ज्यादा इंटरेक्शन एनर्जी होगी। लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है लंडन फोर्सेज और लंडन में 6 अल्फाबेट्स आते हैं, तो उससे आप याद रखेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। एंड दीज फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट ओनली अप टू द शॉर्ट डिस्टेंसेज ओनली। दिस इज बिकॉज सिर्फ पार्शियल चार्जेस में डेवलप कर रहे हैं मोमेंटरी डाइपोल्स, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही ये इंपॉर्टेंट होती हैं, वहीं तक वैलिड होती हैं, अप्लाई हो सकती हैं। एंड पिकोमीटर इज द डिस्टेंस जिसमें बॉन्ड लेंथ मापी जाती है, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका भी इतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि वही वैसे ही इंटरेक्शंस होते हैं ये। इस 500 की जगह अगर आप 600 याद रख लेते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 600 इसलिए याद रख जाएगा क्योंकि लंदन में 6 अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, तो 6 से 600 याद रख सकते हैं आप। एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक इंटरेक्शन एनर्जी और एक मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, कि वो कितना पोलराइज होने की उसमें एबिलिटी है, इस पे डिपेंड करता है वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। इट डजेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, कि उनको कितना पास लाया जा रहा है या कितना दूर है वो एक दूसरे से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है और इंटरेक्शन एनर्जी किस पे, इनको मिक्स नहीं करना है आपको। पोलराइजेबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि कितनी
जल्दी वो डाइपोल्स डेवलप कर सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये पोलरेबिलिटी कहलाती है। तो इस पे मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है पार्शियल चार्जेस डेवलप करने की एबिलिटी पे, और इंटरेक्शन एनर्जी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो इंटरेक्शन में आर ए आ रहा है, और आर यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, लेकिन यूजुअली हम आर से रेडियस समझते हैं, तो रेडियस में आर ए आता है। तो इससे आप याद रखेंगे इंटरेक्शन एनर्जी ही वैरी करती है डिस्टेंस के साथ, नॉट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज एसोसिएटेड विद पोलरेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे हुई कंप्लीट लंडन फोर्सेस। अब नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें दो डाइपोल्स होंगी जिनके बीच में इंटरेक्शंस होगा, एंड यहाँ पे ऑलरेडी पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट है, इंड्यूस होने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात, मोमेंटरीली इंड्यूस नहीं होते, हमेशा इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा। These are between molecules having permanent dipoles. The ends of the dipoles possesses partial charges denoted by the Greek letter delta, and ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा था, पार्शियल चार्जेस को डेल्टा से डिनोट करते हैं। इट इज ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × -19 कूलम, एंड इट इज ऑब्वियस अगर पार्शियल है चार्ज तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से तो कम ही उसको होना चाहिए। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आयनिक बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती है इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की, इसलिए इनमें पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से तो कम होगा ही। The polar molecules interact with the neighboring molecules with this type of forces which are stronger than the London forces बट इट वीकर देन द आयन आयन इंटरेक्शन, क्योंकि आयन आयन इंटरेक्शन आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उनसे तो इनका इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन देयर आर स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस बिकॉज यहाँ पे परमानेंट डाइपोल यानी परमानेंट पार्शियल चार्ज प्रेजेंट होते हैं, मोमेंटरली होते हैं सिर्फ लंडन फोर्सेस में, इसलिए उनसे ज्यादा मैग्नीट्यूड है। एंड इनके इंटरेक्ट करने का तरीका वही है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ डाइपोल फोर्सेस उनमें बनती हैं और ये डाइपोल्स इंटरेक्ट करते हैं। द डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स as in solids is proportional to 1 by r cube, and that between rotating polar molecules is again the same as London forces 1 upon r to the power 6। तो ये एक स्पेशल चीज आ जाती है डाइपोल फोर्सेस के अंदर कि सॉलिड्स के अंदर जो सॉलिड स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होती है, डबल होती है एज कंपेयर टू द रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, कम डिक्रीज करती है विद डिस्टेंस, r टू द पावर 3 होती है सॉलिड्स में और 6 होती है सेम एज लंडन फोर्सेस इन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है ना, डाई से 2 आप याद रख सकते हैं, यानी डबल हो जाती है इसमें एज कम्पेयर टू लंडन फोर्सेस। एंड रोटेटिंग में सेम रहती है लंडन फोर्सेस के जैसे, क्योंकि इनमें तरीका इंटरेक्शन का सेम है। यहाँ पे जब 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे और वो रोटेट कर गया तो उस साइड से उसका इंटरेक्शन टूट जाएगा ना, जैसे कि लंडन फोर्सेस में होता था, मोमेंटरी इंटरेक्शन रहते थे फिर टूट जाते थे, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी भी वैसे ही वेरी करती है 1 upon r to the power 6, एंड डबल हो जाती है पोलर यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के केस में इन सॉलिड्स स्टेशनरी पॉलीमोल के केस में, ये मैंने आपको याद करवा दिया, डाई से डबल आप याद रख सकते हैं। तो ये 2 डिफरेंट इंटरेक्शन एनर्जी की वेरिएशंस थी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में, सॉलिड्स के केस में और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में। यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया गया है HCl है, जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा होती है तो मोर चार्ज डेंसिटी क्लोरीन की तरफ रहती है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, एंड दैट्स हाउ दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इंटरेक्ट which results in dipole dipole interaction between these two HCl molecules. Polar molecules can also interact by London forces, and ये यहाँ से क्लियर हो रहा है क्योंकि इनमें इंटरेक्शन एनर्जी डिक्रीज कर रही है विद द 6th पावर ऑफ डिस्टेंस,
तो इससे भी क्लियर हो रहा है क्योंकि लंडन फोर्सेस में यही इंटरेक्शन एनर्जी की वेरिएशन होती है डिस्टेंस के साथ। तो एक तो ये इससे भी क्लियर हो रहा है, एंड दूसरा ये आप कंसेप्चुअली भी समझ पा रहे होंगे कि लंडन फोर्सेस में कोई डायपोल की, परमानेंट डायपोल की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो इंडिविजुअल एटम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, इस HCl के एग्जांपल में हमने देखा था, तो लंडन फोर्सेस बिटवीन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जब हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकती हैं मोमेंटरली, उनमें डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इस डायपोल के केस में भी तो हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो उसमें जब इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप करेगी तो दूसरे HCl मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन है उसमें वो इंड्यूस करेगा इंस्टेंटेनियस डायपोल, एंड इससे फिर लंडन फोर्सेस भी रिजल्ट कर जाएंगे। तो ये कंसेप्चुअल भी आप समझ सकते हैं, और ये R⁶ के कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे भी समझ में आता है कि दोनों इंटरेक्शन टाइप प्रेजेंट होते हैं, डायपोल डायपोल भी और लंडन फोर्सेस भी। इन डायपोल डायपोल फोर्सेस के केस में, पोलर मॉलिक्यूल के केस में बेसिकली, thus the cumulative effect is that the total of the intermolecular forces in polar molecule increases। तो क्योंकि दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लंडन फोर्सेस भी और डायपोल डायपोल भी, इसलिए इनका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लंडन फोर्सेस। एंड ऐसा हमें देखने को भी मिलता है क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी कम डिक्रीज करती है डिस्टेंस के साथ इन सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड दूसरा, क्योंकि इनमें पार्शियल चार्ज परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए भी इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण, लंडन फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट के कारण भी एडिशन हो जाता है स्ट्रेंथ का। थर्ड वन इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होगा और एक इसमें डायपोल होगी, जैसे HCl का पीछे एग्जांपल लिया था, उससे जो फोर्सेस डेवलप करेंगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। This type of attractive forces operate between polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole. The permanent dipole of the polar molecule induces dipole on the electrically neutral और electrically symmetrical, दोनों का मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी एटम, जिसकी यहाँ पे बात होगी, बाई डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, दूसरी जगह कंसंट्रेट हो जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट या डीफॉर्म होता है और ऐसे डायपोल इंड्यूस होती है किसी एटम या मॉलिक्यूल में। इंटरेक्शन एनर्जी हेयर इज प्रोपोर्शनल टू अगेन द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एंड इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि लंडन फोर्सेस में भी थे, तो उनमें 6th पावर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करी थी इंटरेक्शन एनर्जी, तो इनमें भी इसलिए इस पे ही डिपेंड करेगी। इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डायपोल एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो डायपोल मूवमेंट परमानेंट डायपोल की, यानी उसमें कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व है, डायपोल जो परमानेंट डायपोल है, तो उसकी डायपोल मूवमेंट उस पर डिपेंड करेगी कितनी ज्यादा होगी। इनका जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है, इनकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। दूसरा था पोलराइजेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कितनी जल्दी उसमें पार्शियल चार्जेस डेवलप करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, और किस एक्सटेंट तक डेवलप करते हैं, ये डिफाइन करता है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये यहाँ पे बताया गया है, क्वाइट ऑब्वियस भी है। लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स इजीली पोलराइज किए जा सकते हैं, यूनिट 4 में बता रहा है, एंड हमने एग्जैक्टली ये देखा था फजान्स रूल के अंडर, जहां पे आपको बताया जाता है आयोनिक बॉन्ड्स का कोवलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेबिलिटी एक मेन फीचर होता है वहां पे, जितना छोटा कैटायन होता है वो उतना ज्यादा पोलराइज कर सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के, एंड जितना ज्यादा बड़ा एनायन होगा उतना इजी होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना या पोलराइज करना। तो वही यहाँ पे बताया गया है, लार्ज साइज का मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज किया जा सकता है, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इंक्रीज करेगी। तो ये तो हमने लंडन फोर्सेस के केस में देखा था। मैग्नीट्यूड ऑफ
लंदन फोर्सेस वहां पे लिखा गया था। तो मैग्नीट्यूड इनका भी इसी पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, चार्जेस जितने एक्सटेंट तक पार्शियल चार्जेस डेवलप करेंगे जितने ज्यादा, उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरेक्शंस होंगे ये। अब ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस का डायग्राम आपको गिवन है। परमानेंट डायपोल होती है इसमें एक मॉलिक्यूल्स के पास, और दूसरा नॉन पोलर यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। एंड इसका जो नेगेटिव पार्शियल चार्ज है उसकी साइड पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, इंड्यूस हो जाती है डायपोल मूवमेंट इन द, या इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एंड ये जो डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट का, ये कैसे इसको लर्न करना है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। इन दिस केस आल्सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट, यानी यहाँ भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एंड आप समझ पा रहे होंगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से इनकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे परमानेंट डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डाइपोल डाइपोल की होगी, फिर होगी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड सबसे लास्ट में डिस्पर्जन फोर्सेस की होगी स्ट्रेंथ। एंड डिस्पर्जन फोर्सेस यहाँ भी कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये मैं डाइपोल डाइपोल वाले में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वही रीजन है यहाँ पे डिस्पर्जन फोर्सेस के प्रेजेंट होने का। तो ये स्ट्रेंथ भी हमने डिस्कस की इन रिलेटिव वंडरवाल फोर्सेस की। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है ये स्पेशल टाइप का, इसलिए क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स इसको फॉर्म कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको अलग से कैटेगरी बनाई है डाइपोल डाइपोल से अलग। Although hydrogen bonding is regarded being limited to nitrogen, oxygen, and fluorine, but species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding. तो ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर एलिमेंट्स चैप्टर था आई थिंक, उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया था कि क्यों क्लोरीन भी पार्टिसिपेट कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। वहां मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर में ही आता है, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर में ही आता है। एंड क्लोरीन का साइज क्योंकि एग्जैक्टली मैच करता है नाइट्रोजन के साथ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली साइज के कारण सेम होती है, एग्जैक्टली सेम एज नाइट्रोजन। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेन क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए क्लोरीन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये मैंने आपको वहां पे समझाया था। The energy of hydrogen bond varies between 10 to 100 kilojoule per mole. This is quite a significant amount, therefore it is powerful in determining the structure and properties of many compounds. तो जब केमिकल बॉन्डिंग में आता है ये कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहां पे भी आता है दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। एंड रीजन सिर्फ इतना ही है कि स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है इसकी। हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि एक सिंगल बॉन्ड की जिसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, 400 के किलो जूल पर मोल के अराउंड वो एनर्जी होती है। हमने देखा था N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी 900 के अराउंड होती है, और H2 में सिंगल बॉन्ड होता है उसकी 400 के अराउंड। इन दोनों का एक साथ हमने लर्न किया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो उससे ही आपको ये इसकी रेंज लर्न हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इस 4 से आप इसे याद रखिए कि 4 टाइम्स कम होती है हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड एनर्जी, एंड कम होगी ऑब्वियसली क्योंकि इसमें सिर्फ पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए कम तो होगी ही, 4 टाइम्स कम होगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो 100 तक आप पहुंच गए इसकी रेंज में। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं अराउंड 10-11 इसमें अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो 10 से स्टार्टिंग होगी, 10 किलो जूल पर मोल से, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। तो 10 से 100 इसकी रेंज होती है, ये आपको याद रखना है, मैंने बता दिया कैसे आप लर्न कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को कंपाउंड्स की ये अफेक्ट करता है, ये आप बहुत सारे चैप्टर्स में देखने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो इन प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स
जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उस स्ट्रक्चर को ये स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में ये पाया जाता है। हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देखा था क्लास 11 बायोलॉजी का जो है कि प्रोटीन्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। एंड उसी चैप्टर में हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं। ये भी हमने लर्न किया था उस चैप्टर में। तो डेफिनेटली इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है एंड काफी हद तक इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइन द कूलम्बिंग इंटरेक्शन between lone pair electrons of the electronegative atom and that of hydrogen atom। बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स क्योंकि पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो कितना कस के पकड़ के रखता है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम को। दिस determines द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑफ कोर्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही मजबूती से पकड़े रखेगा और उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इस हाइड्रोजन बॉन्ड की। सिर्फ इतना यहाँ पे बताया गया है। एक और चीज जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखी थी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहे हैं डॉट्स 3 होते हैं, डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो वहां पे था ही, लेकिन 3 डॉट से किया जाता है। ये भी वहां पे था और मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। एंड कैसे बताया था, कैसे लर्न करना है ये बताया था कि क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स दिए थे, तो इससे हमने याद किया था। मोलिक्यूल्स आल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो, जो कि इस चैप्टर में डिस्कस नहीं की गई है लेकिन ऑब्वियस है, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस है तो दोनों टाइप की हो सकती हैं। एंड रिपल्जन्स 2 तरह के से हो सकते हैं। 2 मोलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स कर सकते हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और उन दोनों के न्यूक्लियाई में भी रिपल्जन हो सकता है। इवन तो अगर मोलिक्यूल्स बड़े हैं तो न्यूक्लियाई बहुत दूर होंगे, उनमें रिपल्जन उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से रिपल्जन होंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड दैट बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स कम्स इनटू प्ले, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस राइजेस वेरी रैपिडली एज द डिस्टेंस सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। तो रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज करती जाती हैं जैसे जैसे 2 मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कम होता जाता है। एंड ये ऑब्वियस भी है, अट्रैक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स दूर हों ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन अट्रैक्शन की। फिर भी अट्रैक्शन हो सकता है लेकिन रिपल्जन एग्जिस्ट करे उसके लिए बहुत नजदीक होना चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड में रिपल्जन तभी हो पाएगा। अट्रैक्शन के लिए ये कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं होती, दूर वाले मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं ये रिपल्जन बढ़ता जाता है। एग्जैक्ट इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे नहीं गिवन है डिस्टेंस के साथ, लेकिन क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस में REP आता है और रैपिडली में RAP आता है पहले, तो ये वर्ड आप याद रख सकते हैं कि रैपिडली इंक्रीज करता है ये रिपल्सिव फोर्सेस जैसे जैसे उनका डिस्टेंस कम होता जाता, स्लोली नहीं करता। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जैक्ट कोई रिलेशन नहीं गिवन है यहाँ पे, लेकिन ये वर्ड गिवन है तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। This is the reason that liquids and solids are hard to compress because in these states molecules are already in close contact. Therefore, they resist further compression and that would result in increased repulsive interactions. तो गैसेस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो वहां पे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही प्रेजेंट नहीं होते, रिपल्सिव का तो कहना ही क्या, क्योंकि बहुत क्लोज होंगे तब जाके एक्ट करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस, तो वहां पे कंप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी उस डिस्टेंस पे होते हैं मॉलिक्यूल्स जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा भी और आप उसको कंप्रेस करेंगे तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस यहाँ पे शुरू हो जाएंगे दैट वुड रेसिस्ट कंप्रेशन एंड दैट्स व्हाई दीज 2 स्टेट्स लिक्विड एंड सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। तो अभी तक हमने वो एक फैक्टर देखा तो स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व होता है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। अब दूसरे की बारी जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं।
thermal energy is the energy of a body arising from the motion of its atoms or molecules. एंड आगे वो बोल रहा है दैट इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो दो अपोजिट चीजें यहाँ पे बोल रहा है। पहला कि ये अराइज करती है एज अ मोशन ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, एंड दूसरी चीज बोल रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो एनर्जी से मूवमेंट होती है या फिर मूवमेंट से एनर्जी अराइज करती है, ये दो अपोजिट चीजें यहाँ पे बोल दी गई हैं। तो ये चैप्टर इन डेप्थ पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जीरो केल्विन का, वहां पे कोई मोशन नहीं होता। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है। तो यहाँ पे एक लाइन दी है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है वैसे थर्मल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जीरो केल्विन से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके थर्मल एनर्जी आएगी और उसके बाद मोशन होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। एंड मोशन जहां पे है वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी ही मेजर है थर्मल एनर्जी का। जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी ज्यादा हम बोलेंगे कि थर्मल एनर्जी होगी। तो सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई? टेम्परेचर हमको देना पड़ा, यानी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट की फॉर्म में हमें देनी पड़ी, तब जाके मोशन हुआ और उससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई, फिर उससे वो मेजर होती है थर्मल एनर्जी का। यानी मोशन सबसे पहली चीज है, मोशन जनरेट करता थर्मल एनर्जी को, एंड इन टर्न has been started due to the application of temperature only, so that's how these things are related। and ये temperature के proportional होती है thermal energy। ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स में है, वो वहां पे एग्जैक्ट रिलेशन आपको मिलेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का और थर्मल एनर्जी का विद टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये याद आपको हो ही जाना है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल मोशन। एंड नाउ हाउ दीज टू थिंग्स, intermolecular forces and thermal interactions, result into a particular state of a substance, that has been discussed। We have already learned that intermolecular forces tend to keep the molecules together, but these thermal energy of the molecules tends to keep molecules apart because they result in the motion of the particles। तो मोशन से तो डेफिनेटली दूर ही भागेंगे पार्टिकल्स एक दूसरे से। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर एज रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। ये बार बार आ रही है इस चैप्टर में स्टेटमेंट, तीसरी बार आ चुकी है इन सम और द अदर फॉर्म्स। तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, और आगे बताया गया है कैसे ये होता है। When intermolecular interactions are very weak, the molecules do not cling together to make liquids or solids unless thermal energy is reduced by lowering the temperature। तो जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस किया जाएगा वैसे थर्मल एनर्जी लोअर होगी और मोशन कम होगा मॉलिक्यूल्स का, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सेटअप हो पाएंगे सो दैट दे कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड और सॉलिड्स। तो ये कंडीशन होती है, थर्मल एनर्जी कम करनी पड़ती है, उसके बाद ही इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस एट देयर मैक्सिमम ऑपरेट कर पाते हैं। गैसेस डू नॉट लिक्विफाई कंप्रेशन ओनली, although molecules come very close to each other and intermolecular forces operate to the maximum। तो यही हमने ऊपर देखा था कि बैलेंस बिटवीन दीज फैक्टर्स इट इम्पोर्टेंट इन रिजल्टिंग इन एनी स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ आपने सिर्फ एक ही फैक्टर को टू द मैक्सिमम ऑपरेट करवाया है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कंप्रेस करके, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर से काम नहीं चलता, आपको थर्मल एनर्जी भी रिड्यूस करनी होगी, मोशन उनका कम करना होगा मॉलिक्यूल्स का, तभी एक पर्टिकुलर स्टेट में रिजल्ट कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको लिक्विफाई करना है गैसेस को, तो व्हेन थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर गैसेस कैन बी वेरी इजीली लिक्विफाइड। तो इन दोनों का बैलेंस होता है ये, कंप्रेशन अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा, थर्मल एनर्जी भी रिड्यूस करनी होगी जिससे कि मोशन रिड्यूस हो पाएगा और मैक्सिमम ऑपरेट कर पाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ भी कर रहे हैं, कंप्रेशन की वजह से भी कर रहे हैं, लेकिन मोशन तो है ना थर्मल एनर्जी की ज्यादा होने से, तो वो भी रिड्यूस करना होगा, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। एंड दैट्स हाउ अ बैलेंस बिटवीन दीज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इन इफ यू वांट टू गो टू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट में तो थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होती ही है। तो ये डोमिनेंस का आपको सीक्वेंस दिया गया है थर्मल एनर्जी और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का, कौन से स्टेट में कितना होता है। प्री डोमिनेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे आगे सॉलिड्स है। प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी ये गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे गैसेस सबसे आगे है। तो बहुत इजी ऑर्डर है ये गैसेस में, क्योंकि मोलिकुलर इंटरेक्शंस ना के बराबर होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट फ्रीली मूव करते हैं गैस मोलिक्यूल्स। तो थर्मल एनर्जी के द्वारा जो मोशन होता है, थर्मल मोशन, वो सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी उनमें सबसे ज्यादा होगी ये गैसेस की केस। सॉलिड्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, काफी क्लोज होते हैं, उसमें मोलिक्यूल से घूमने की या फिर मोशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है सॉलिड्स में। तो थर्मल एनर्जी कहाँ से आएगी, मोशन ही नहीं होगा जब। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस इंटरेक्शंस मैक्सिमम होते हैं सॉलिड्स में। सो काफी इजी वेरिएशन है ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। अब स्टार्ट हो रहा है पहला स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैसियस स्टेट। यही इसका मेन सब्जेक्ट मैटर है इस चैप्टर का, थोड़ा सा ही है लिक्विड स्टेट में एट द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। गैसेस को सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है, एंड इसका रीजन ये है क्योंकि इनमें इंटरेक्शंस नेग्लिजिबल होते हैं। हम जानते हैं ये बायोलॉजी से, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा हुआ है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज के एसोसिएशन से फिर ऑर्गन बनते हैं, देन उनके एसोसिएशन से ऑर्गन सिस्टम। तो एसोसिएशन लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी, दिस वी नो फ्रॉम बायोलॉजी आल्सो। एंड क्योंकि गैसेस में इंटरेक्शंस नेग्लिजिबल होते हैं तो एसोसिएशन की इनमें पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी अराइज नहीं कर पाती गैसियस स्टेट में, इसलिए इसको सिंपलेस्ट स्टेट बोला जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मेंशन कर दिया गया एनसीईआरटी में। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द चैप्टर जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, उसमें आने वाला है दीज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ गैसेस एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पे आने वाला। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोअर मोस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर विच इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि एटमॉस्फेयर नहीं होता कोई मून का, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी एग्जर्ट कर पाता है वो, इसलिए एटमॉस्फेयर वहां से उड़ जाता है एंड कोई कुछ प्रेजेंट नहीं होता। ट्रोपोस्फेयर, इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हेल्ड कर के रखा जाता है अर्थ के द्वारा। The thin layer of atmosphere is vital to our life as it shields us from harmful radiation and contains substances such as O2, N2, CO2 and water vapor etc. ये सब गैसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, होती ही है ये प्रेजेंट, ETC भी लिखा हुआ है, यानी कितनी भी ऐड कर सकते हैं पीछे से आप इसमें, इस लिस्ट में ये मेनली प्रेजेंट है, इसलिए आई थिंक यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया गया है। डाई ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है, डाई नाइट्रोजन 78%, तो 0.03 होती है CO2। तो इनकी क्योंकि मेजर कंपोजिशन होती है इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। एंड थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी जितनी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की उन्हीं को मेंशन कर दिया गया। इट इज नॉट द ट्रोपोस्फेयर विच शील्ड अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, इट इज स्ट्रेटोस्फेयर जो कि इससे ऊपर प्रेजेंट होती है। सो सभी लेयर्स को एज अ थिन लेयर यहाँ पे ट्रीट किया गया है। तो all of these layers form a mixture of gases, that's what the main idea of this paragraph is। एंड पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 11 ही एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो रूम टेम्परेचर पे अंडर नॉर्मल कंडीशंस गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नोबल गैसेस के तो नाम में ही गैसेस आ रहा है, तो ये 6 होती हैं गैसेस 18th ग्रुप के अंदर। इसके अलावा हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल एज अ गैस एग्जिस्ट करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। एंड इससे आप याद कर सकते हैं ये 4 जो दूसरे एलिमेंट्स बचे ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड आपको याद रह जाएगा कि ये भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस करते हैं बेसिकली। एंड इस वे से मैंने आपको बता दिया कि दीज आर 11 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज गैसेस
11 का 12 ना कर जाए या 10 ना कर जाए आप, इसलिए मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि कैसे इस नंबर को याद रख सकते हैं आप। वैसे यहाँ पे 11 में ईएल आ रहा है और एलिमेंट्स में भी ईएल आ रहा है, इससे भी याद हो जाएगा कि 11 होती है ये गैसेस। The gaseous state is characterized by the following physical properties that we have learnt in the chapter basic concept of chemistry also। वहां पे भी solids, liquid और gases तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो कुछ कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे भी पढ़ ली थी हमने। These are highly compressible because इनके बीच में कोई ऑलरेडी अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, तो काफी हद तक कंप्रेस किया जा सकता है। स्पेस बिल बहुत कम होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो फिलअप किया जा सकता है बाय कंप्रेसिंग देम। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एंड ये समझा जा सकता है बाय द फैक्ट दैट कि जब किसी कंटेनर में गैसेस को भरा जाता है, दे ऑक्यूपाई ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दैट कंटेनर। इससे हमें पता चलता है कि वो हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं और इक्वली हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड इसका रीजन वही है कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस इनमें नहीं होते, तो क्लोज ही नहीं हो पाते, तो डेंसिटी कैसे ज्यादा हो पाएगी, कंपेरेबल हो पाएगी सॉलिड्स और लिक्विड से। सो दे मस्ट हैव लोअर डेंसिटी। द वॉल्यूम एंड शेप बोथ ऑफ दोज थिंग्स फॉर गैसेस आर नॉट फिक्स्ड, इवन दो the volume for liquid is fixed but even their shape is also not fixed। liquids के लिए भी ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टीज हमने देखी थी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। दोनों ही चीजें फिक्स नहीं होती है गैसेस के लिए। दे अज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर, ऐसा स्टेटमेंट वहां पे आता है क्योंकि जहां पे अगर एक कोने में रिलीज किया आपने कंटेनर में गैस, तो हर कोने में पहुंच जाएगी ये, इसको बोलते हैं कंप्लीटली ऑक्यूपेशन। लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, तो जहां आप डालेंगे वहीं पड़ा रहेगा, वो पूरे को ऑक्यूपाई नहीं करे गया। इसका मतलब उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। किसी भी कंटेनर में जब वो डाला जाता है तो उसकी शेप वो ऑक्यूपाई करता है। अब गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। तो जैसा कि मैं तब से आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी एक कोने में रिलीज कीजिए कंटेनर गैस को, आपको कोई मैकेनिकल सहारा उसको नहीं देना पड़ेगा, पुश नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो हर एक कोने में इवनली मिक्स हो जाएगी एंड कंप्लीटली आल्सो। So these were the few of the properties that are associated with gases। Simplicity of the gases is due to the fact that forces of interaction between the molecules are negligible। and ये पिछले पेज पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि सिंपल क्यों बोला जाता है गैसियस स्टेट को। pressure, volume, temperature and mass, the relationship between these variables describe the state of the gas। तो state of the gas is nothing but a situation of the gas at a particular point of time which is characterized by some specific values of these variables। तो of course अगर उनकी values change होंगी specific values in variables की, तो state of the gas भी change होगा। and the relationship between these variables only has been discussed in the form of gas laws in the next section। The first reliable measurement on properties of gases was made by Boyle in the form of Boyle's law। तो ये एनसीईआरटी में क्योंकि मेंशन्ड है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि विच गैस लॉ केम द अर्लीस्ट, इट इज द बॉयल्स लॉ। एंड जो सीक्वेंस है लॉज का एनसीईआरटी में, उसमें ये सबसे पहले आता है एंड यही सीक्वेंस फॉलो होता है, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो ही जाना है। लेटर ऑन अटेम्प्ट्स टू फ्लाई इन एयर विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर बैलून्स मोटिवेटेड चार्ल्स एंड गेल उसेक्स टू डिस्कवर एडिशनल गैस लॉस। एंड उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एवोगैड्रो आल्सो provided information about the gaseous state। तो this is only the sequence of laws that we are going to study in this chapter। पहले बॉयल्स लॉ आता है, फिर चार्ल्स लॉ, गेल उसेक्स लॉ एंड देन एवोगैड्रोस लॉ। तो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत आसान है क्योंकि यही है जो एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। इनमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कौन सा पेरीमीटर, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहता है किसी भी लॉ में, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ के अंदर बॉयल आ रहा है और बॉयल से बॉइलिंग आप याद रखेंगे, बॉइलिंग से टेम्परेचर आपको याद आना चाहिए।
तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रहेगा ऐसे। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप होती है इसमें, यानी ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं, दोनों वेरी करते हैं। कांस्टेंट क्या रहता है, टेम्परेचर, मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a fixed amount, the number of moles of a gas is inversely proportional with its volume। तो दो चीजें इसमें कांस्टेंट है, मोल्स वहां पे बताया था ना, चार वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। मास इज हेयर रिप्रेजेंटेड बाय मोल्स। तो दो यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, मोल्स और टेम्परेचर, और दो वेरी करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम। बोथ ऑफ दीज आर इनवर्सली रिलेटेड। इन मोल्स की आप चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक ही लॉ में वेरी कर रहे हैं, एवोगैड्रोस लॉ में, जो कि एवोगैड्रो नंबर क्योंकि एसोसिएटेड होता है मोल से ही, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये मोल सिर्फ वही वेरी करेगा, उसके अलावा जितने भी उनमें कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये है अपना बॉयल्स लॉ। एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इसी बुक में दिए हुए हैं। तो इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है बॉयल्स लॉ के लिए कि क्या डेफिनेशन है इसकी, रिलेशन क्या है प्रेशर वॉल्यूम का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस इज बॉयल्स लॉ। एंड जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, तो वहां यहाँ पे वो आया है K1। हेयर K1 इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and it depends on the amount of the gas, temperature of the gas and the units in which P and V are expressed। तो हम जानते हैं बॉयल्स लॉ में अमाउंट ऑफ गैस यानी मोल्स एंड टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है ना एक्सपेरिमेंट में, टेम्परेचर की भी और अमाउंट ऑफ गैस की भी। तो क्योंकि इनकी कुछ भी वैल्यूज होती है तो एग्जैक्ट वैल्यू पे ये कांस्टेंट डिपेंड करता है, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस की। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसी K1 के बराबर होता है, इसलिए वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम की उस पर डिपेंड नहीं करता है ये कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही होती है, इनमें एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन इनकी यूनिट्स पे जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिट्स जैसे चेंज होती है तो वैल्यू बदल जाती है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो इसलिए इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं डिपेंड कर रहा है, इनकी यूनिट्स पे कर रहा है। अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होते हैं बॉयल्स लॉ में। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है इनकी, कांस्टेंट के बराबर नहीं होते बेसिकली K1 के बराबर, इसलिए कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है ये, और यूनिट्स पे डिपेंड करता है सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये समझ में आने चाहिए आपको क्यों मेंशन किया गया अलग अलग से। ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन 5.2 PV इज इक्वल टू K1 कांस्टेंट आ जाएगा, विच मींस दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो फॉर फिक्स्ड टेम्परेचर एंड n moles, the product of pressure and volume is constant. This is also some other statement of Boyle's law. If a fixed amount of gas at a constant temperature T1 occupying volume V1 at pressure P1 undergoes expansion so that volume becomes V2 and pressure becomes P2, तब बॉयल्स लॉ कहता है कि P1 V1 is equals to P2 V2। यानी इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, प्रैक्टिकल एक्सपेंशन हो रही है तो V2 ज्यादा होगी, एंड V2 अगर ज्यादा हो गया है तो इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए, सेम रखने के लिए P2 कम हो जाएगा, सो दैट द ओवरऑल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। दिस इज बॉयल्स लॉ। सो यहां से आप देख सकते हैं P1 अपॉन P2 आ रहा है, V2 अपॉन V2 के V1 के इक्वल। दिस इज आल्सो सम अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग बॉयल्स लॉ, and these are the only forms which are most frequently used in the numericals। so इन्हीं से numericals बनते हैं, तो most important यही है। अब ये यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको बॉयल्स लॉ के लिए। बॉयल्स लॉ में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए इनके ग्राफ्स को आइसोथर्म्स भी बोलते हैं। सो ग्राफिकल ट्रीटमेंट बॉयल्स लॉ का स्टार्ट करते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट।